बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में हाज़िर है मोहम्मद कासिम अली। और आज हम जिस थीम पे बात करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि रिसर्च थीसिस में लिखी जाती है, प्रोजेक्ट में लिखी जाती है, या अक्सर यहाँ पाकिस्तान में एमएस, एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को लिखने में मसला बनता है। उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इसमें एक और चीज़ देखी गई है कि अभी तो ट्रेंड थोड़ा चेंज आ गया है कि लोगों ने उसे डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को, लेकिन इससे पहले हमें कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी मिलती हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के थीसिस जब हम उठा के देखते हैं तो उनमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ एक या दो लाइंस लिखी हुई मिलती हैं, जिनको कि स्टूडेंट ने कुछ इस तरह से किया होता है कि द स्टडी हाईलाइट्स और द स्टडी एक्सप्लोर्स, और आगे वही आपका टाइटल होता है और इसको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कह दिया जाता है। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज आ गया है, कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स और बेहतरी भी आ रही है उसमें। तो इस हवाले से मुझसे कुछ दोस्तों की डिस्कशन हुई तो स्टूडेंट्स ने भी कहा, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है प्रैक्टिकल रिसर्च प्लानिंग एंड डिज़ाइन। ये पॉल डी लैडे और जैनी एलिस ऑर्मरॉड ने लिखी है। ये बहुत ही अच्छी किताब है और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इसका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है और उसका टाइटल है द प्रॉब्लम कॉलन्स द हार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो रिसर्च का हार्ट होता है, क्योंकि इसमें वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी रिसर्च में होने जा रही होती हैं। और डेफिनेटली ये एक टेक्निकल काम है। और एक और चीज़ भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम अक्सर टीचर क्या करते हैं कि या जो सुनने में आया है या ऑब्जर्वेशन में आई है कि टीचर बुलाता है एक स्टूडेंट को। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कह सकते हैं कि किसी टीचर ने बुलाया और वाइट बोर्ड पे खड़ा करके उसे कहा, जी ये किसी थीम से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड आप ये 2 लफ्ज़ लिख दें। ये तो उसके बाद उन्होंने कहा, जी यही गैप है और इसे ही स्टेटमेंट में आपने लिखना है। लेकिन अब चूंकि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखना और उसकी तरतीब देना ये एक इंतहाई टेक्निकल काम है, और इसमें अगर आप प्रोसीजरल स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगी। द फर्स्ट thing or first step is identifying and describing the research problem. असल बात पहले ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है क्या असल में। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। चूजिंग, इसके लिए मतलब हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के लिए कह सकते हैं कि 2 स्टेप्स हैं। पहला है चूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम, जिसमें कि हम प्रॉब्लम को चूज करेंगे। देन स्टेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ये 2 स्टेप्स हैं। अब इन 2 स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम में पहला जो स्टेप है वो वही है जो हम 6 से लेके 9-10 की साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। लुक अराउंड यू। फर्स्ट, पहले स्टेप का पहला पॉइंट जो है वो लुक अराउंड यू। आपने अपने गिरदो नवा में अपनी दिलचस्पी के हवाले से जिस थीम में, जिस टाइटल पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अपने स्कूलों में, अपने घरों में या अपनी प्रीवियस लाइफ पे आप ज़रा गौर व खौज करें कि कैसे वो हुई, उसमें क्या चीज़ें आई, किन चीज़ों का अमल दखल था, किन चीज़ों की लैक्स थी, आप किस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते थे या
वो कौन से तरीके थे जिनसे आपको परेशानी लाहक हो जाती थी। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी अमर ये है कि आप अपने गिरदोनवा में देखें, जायज़ा लें चीज़ों का, और फिर चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंगली जो है शेड्यूल करना शुरू कर दें, तरतीब से लिखना शुरू कर दें। दूसरा पॉइंट जो होगा इसमें, रीड द एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर अबाउट टॉपिक। इसके लिए बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिनमें गूगल स्कॉलर मेनली यूज़ करते हैं, डॉज पे चले जाएं, या आप कुछ इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स पे जाके उनके जो रिसेंट इश्यूज़ हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, लेट्स सपोज 2024 चल रहा है मार्च, तो अब तक इसके जनवरी फरवरी और मार्च के इश्यूज आ चुके होंगे। तो आप उन इश्यूज में जो रिसर्च टॉपिक्स हैं आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, उनको पढ़ें, उनकी मेथडोलॉजी को पढ़ें, ताकि आपके सामने एक रिसर्च की क्लैरिटी हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हुई हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ा जाए। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, सीक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स। अब तीसरे नंबर पे पहले आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, अपने गिरदोनवा को ऑब्जर्व कर लिया, दूसरे नंबर पे आपने लिटरेचर भी पढ़ लिया, तो अब आपके पास काफ़ी हद तक आइडियाज़ आ चुके होंगे, कुछ आइडियाज़ आ चुके होंगे। उन आइडियाज़ को आप अपने सुपरवाइज़र, आपने डियर एंड नियर वन से, और आप जो समझते हैं कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं या आप के सीनियर लोग हैं, उनसे आप डिस्कस करें। जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से कुछ नई चीज़ें भी निकलेंगी, क्योंकि वो जैसे एक कॉमन एफोरिज्म बोली जाती है कि 1-1-2-11, कि एक शख्स का आइडिया जो है, एक शख्स का जो ख्याल है, जो थॉट है, वो एक ही है, लेकिन जब वो दो लोग उससे डिस्कस करते हैं तो वो ज़्यादा आइडियाज़ बन जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज, जब आप एक्सपर्ट से डिस्कस कर चुके होंगे तो उसके बाद बारी आ जाएगी कि यू हैव द नीड टू अटेंड डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वहाँ पे भी आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे, उनसे भी डिस्कस करें। तो इस तरह से आपकी जो सोच होगी, आपके जो आइडियाज़ होंगे, उनमें निखार पैदा होगा और बेहतरी का सबब बनेगा, जो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखने में बड़े हद तक मदद करेगा, हेल्प आउट करेगा। Now the next point is, choose a topic that intrigues and motivates you. अब बारी आ जाती है वो जो आपको एक चीज़ शुरू से कहते आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट। जब आपने चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया, उनको लिटरेचर में पढ़ लिया कि लिटरेचर में कहाँ कहाँ कमी है, तो लाइक दैट आप स्टेम पे कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो स्टेम चूँकि आज से 10 साल पहले ना इतनी यूज़ होती थी, ना इतना किया जाता था, तो फर्स्ट जो स्टेप आना था 10 में या 10 के बाद अगर लोग करते इस पे रिसर्चेस, तो पहला यही था कि टीचर्स की अवेयरनेस चेक की जाती कि क्या टीचर्स अवेयर हैं स्टेम के हवाले से, और फिर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कुछ लिटरेचर, कुछ रिसर्चेज आ जाती हैं अवेयरनेस पे, तो फिर उनकी प्रैक्टिस पे किया जाता, फिर उनकी प्रैक्टिस पे जब लिटरेचर आ जाता या रिसर्चेज हो जाती, तो फिर उनके चैलेंजेस, प्रॉस्पेक्ट चैलेंजेस पे बात होती कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स को हैं या टीचर्स को हैं। तो इस तरह से लिटरेचर भी डेवलप होता है और रिसर्च गैप्स भी फिल होते जाते हैं। तो आप इसमें लिटरेचर आपको मोटिवेट करेगा और आपके इंटरेस्ट की चीज़ों को एक्सप्लोर करके आपके सामने रखेगा, तो आप लिटरेचर में आगे जाएंगे। इसी तरह से लिटरेचर कनेक्टेड हो जाएगा पीछे से। Now the next point is, choose a topic that others will find interesting and worthy of attention. इसमें रिसर्च, आज की जो रिसर्च है वो सिंपली ये रिसर्च नहीं है, इट्स नॉट अ प्री रिक्विजिशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिग्री, बल्कि ये आपकी एक फ्यूचर तरक्की का, फ्यूचर
आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा है, जो कि जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, या इसको आप जितना सेलेबल बना सकेंगे, क्योंकि रिसर्च भी एक मार्केट है, एक कॉमर्स की एक फील्ड है, जिसमें कि आप जितनी तरक्की करेंगे उसके साथ साथ जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, जितनी अच्छी आप रिसर्च करोगे, इसके प्रोसीजर्स होंगे, उतना अच्छा और उतने ज़्यादा बेहतर तौर पे ये बिक सकेगी। अब बिकने को आप किसी भी मीनिंग में ले सकते हैं, चाहे उसकी पॉपुलैरिटी, चाहे वो इकोनॉमिक और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं उसमें। तो आप जब ये चीज़ें करेंगे कि लोगों का ख्याल रखेंगे, आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है जो कि इससे फ़ायदा उठा सकती है, जिनके लिए ये सिग्निफिकेंट है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जी 7th पॉइंट, एंड दिस वन इज़ अ लास्ट पॉइंट, बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू कैन अकम्प्लिश। आपने रियलिस्टिकली एनालिसिस करना है कि ये जो पीछे चीज़ें आपने जिनका मुताला किया है, जिनमें आपकी सॉरी जिनमें आपका ऑब्जर्वेशन से लेके और चूज अ टॉपिक दैट अदर्स विल फाइंड इंटरेस्टिंग एंड वर्दी ऑफ अटेंशन तक है, ये चीज़ें इनको रियलिस्टिकली सोचें, और फिर आपके जहन में एक नक्शा बन चुका होगा आपकी रिसर्च का कि आप इससे किन प्रोसीजरल स्टेप्स के तहत अकम्प्लिश करेंगे, तो उनका रियलिस्टिकली जायज़ा लें और उन पे काम शुरू कर दें। Now the next step is, जो दूसरा पार्ट है इसका, वो है स्टेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट कैसे करना है? फर्स्ट वन थिंग इज स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली एंड कंप्लीटली। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरह क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, जिससे कि अगला पढ़ने वाला बंदा जो है जब वो पढ़े तो वो उसे वही समझे जो लिखा गया है। क्योंकि आपकी एकेडमिक राइटिंग की क्लैरिटी यही है कि आप इतना कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव लिखें कि आपका रीडर जो है वो वही चीज़ समझे जो आपने लिखी है, उसको बताने की बात ना करे। तो इसमें मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं अपने पॉलिटिकल लीडर्स की, कि पॉलिटिकल लीडर जब एक तकरीर करके चला जाता है तो उसके बाद जो है वो बहुत से लोग आते हैं उस पार्टी के, और वो वजाहतें पेश करते हैं कि नहीं जी नहीं, हमारे लीडर का ये मतलब था, हमारे लीडर का ये मतलब था। तो ऐसा कतन नहीं होना चाहिए। जैसा कि इकबाल के एक शेर से भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। एक अट्रैक्टिव स्पीच और क्लैरिटी स्पीच की एक लीडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और एक रिसर्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी जो चीज़ लिख रहा है, चाहे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चाहे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, वो इतनी क्लियर हो कि रीडर, पढ़ने वाला उसे वही चीज़ समझे। Now the next thing is, think through the feasibility of the project that the problem implies. आप अपनी रिसर्च में जो कुछ करने जा रहे हैं वो आया कि वो फिजिबल है, वो हो सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स तो लिखे होते हैं बट वो अचीवेबल नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ एनालिसिस करके उनको प्रूव कर दिया जाता है। तो इतने डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए कि वो अचीव ना हो सकें। तो सो इट्स द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसर्चर कि वो इतने सिंपल ऑब्जेक्टिव बनाए, इतने क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाए कि वो अचीव हो सके। The next thing is, next point is, say precisely what you mean. ये जो पहले हम चीज़ बयान कर चुके हैं कि आप वो चीज़ कहें और इतनी सिंपल लिखें कि आपका रीडर जो है उसे वही समझे what you mean. And the fourth point is, state the problem in a way that reflects an open mind about its solution. तो अब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जब लास्ट हिस्से में जाएंगे
تو آپ پرابلم سٹیٹمنٹ کو ایسے تحریر کریں کہ اس سے اس کے سلوشن کی ریفلیکشن ہو، اس کا سلوشن جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو، اینڈ ایٹ دا لاسٹ پوائنٹ یو جسٹ ایڈٹ یور ورک. اکیڈمک رائٹنگ کے حوالے سے جو اس میں پرابلم ہے، جو اس میں کلیئرٹی کے پرابلم ہیں، ان کو دیکھ لیں. اینڈ تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.